हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। आपने इक्विलिब्रियम वर्ड जरूर सुना होगा इफ यू हैव स्टडीड फिजिक्स प्रॉपरली। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में क्या चीज आती है साथ में कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? यस, यू आर राइट, नेट फोर्स इज जीरो। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का नेट इफेक्ट अगर जीरो आ जाए, देन दैट बॉडी या दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का कि अगर लगने वाली सारी फोर्सेस का नेट इफेक्ट नलिफाई हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको आप इक्विलिब्रियम में बोलोगे। ठीक है जी, बिल्कुल बात आती है समझ में। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। अगर मैं दो चार्जेस को रख दूं आमने सामने, तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं एक तीसरा चार्ज लाके रख दूं उनके बीच में, तो वो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। जो दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच में मैं एक चार्ज लाके रख दूं, मतलब थ्री चार्ज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, और दो चार्जेस के सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया, तो वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है तीन चार्जेस का, दैट कैन बी अंडर इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? इक्विलिब्रियम में वो तब होगा जब हर चार्ज के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो पूरे का पूरा सिस्टम जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही कुछ इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स अभी मैं आपके साथ, केसेस आपके साथ इनफैक्ट डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू। कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच में मैंने एक चार्ज को रखा, तो कैसे कैसे उसका एनालिसिस करना है हमने ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। फिर मैं आपको सिमेट्रिक शेप भी बताऊंगा। सिमेट्रिक शेप मींस कि जैसे एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, उसके वर्टिसेस पे मैंने तीन चार्जेस रख दिए। अब उसके सेंट्रॉइड पे मेरे को एक चार्ज रखना है ताकि जो नेट फोर्स है वो फिर से जीरो हो जाए और पूरे का पूरा सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात आई समझ में? तो इन चीजों को अभी हम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सो आपका जो टॉपिक बनता है दैट इज equilibrium of charged particles। इसमें सबसे पहले हम केस लेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। अब देखो ध्यान से, मेरे पास दो चार्जेस हैं, मैं यहां पे रख रहा हूं दो चार्जेस को। एक है चार्ज मेरे पास, पॉइंट चार्जेस हैं ये। एक है चार्ज मेरे पास Q1, दूसरा चार्ज है मेरे पास, पॉइंट चार्जेस ही हैं, मैं थोड़ा वैसे इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, Q2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। क्लियर है जी? अब वैसे तो इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रही है, उसके ऊपर इधर को, या इधर उधर, मतलब इंडिविजुअली अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब मैं एक और चार्ज को यहां पे रखने वाला हूं। ये रखा मैंने एक और चार्ज इसके बीच में कहीं पे, सेंटर में नहीं, बीच में कहीं पे रखा मैंने इसके चार्ज। ये इसको नाम दिया मैंने Q, और ये यहां से मैंने अज्यूम कर लिया X पर है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? R माइनस X पर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, these charges are located along a straight line। अब क्योंकि मेरा ये थ्री चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहां पे फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेचर की बात करते हैं सबसे पहले। देखो Q1 और Q2 का नेचर कैसा होना चाहिए? लाइक,
मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। और बीच वाला कैसा होना चाहिए? अनलाइक, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना है, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसको पॉजिटिव होना है। ऐसा क्यों? देखते हैं ध्यान से। ये पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव लिया, सेंटर में मैंने नेगेटिव लिया। अब मुझे इक्विलिब्रियम देखना है इन सभी का। सेंटर वाले का इक्विलिब्रियम देखें, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो ये वाला प्लस इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो चांसेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें। इसकी बात करते हैं इस वाले प्लस की, इस वाले प्लस को ये वाला माइनस इधर को अट्रैक्ट करेगा, इस वाले प्लस को ये वाला प्लस इधर को रिपेल करेगा, तो चांसेस हैं कि ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिमिलरली यहां पे इस प्लस को ये वाला माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला प्लस इधर को रिपेल करेगा। अगेन देयर आर चांसेस कि ये किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है जब ये वाले आपके लाइक चार्जेस होंगे और बीच वाला अनलाइक चार्ज होगा। सिमिलर केस बनेगा आपका माइनस माइनस में और सेंटर में लोगे आप प्लस। आ रही है बात समझ में? ओके, अब दूसरी बात, अब ध्यान से समझना मेरी, मैं क्या बताने वाला हूं। हमें ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको? यहां पे लिख लें उसको हम। आपको ये समझ में आया यहां पे Q1 and Q2 are like charges. Q is unlike. अब देखना ध्यान से, मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, एक वर्ड लिखने वाला हूं। It is unstable equilibrium. ये क्या हो गया? अनस्टेबल कहां से आ गया सर वर्ड? ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। नाउ यू हैव स्टडीड फिजिक्स इन क्लास 11th, वहां पे आपको बताया गया होगा, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप्स की होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्प्लेस करो इधर या उधर तो वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा अपने आप, तो वो स्टेबल है। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो नेट एक डायरेक्शन में फिर चलना स्टार्ट करेगा, वो फिर से वापस अपने तरीके से खुद ब खुद इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ पाएगा। दैट मींस वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। आपने हल्का सा उसको छेड़ा, वो अनस्टेबल हो जाएगी, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। न्यूट्रल में जहां जाके उसको छोड़ दोगे वहीं पे रहेगा। अब अनस्टेबल देखो ध्यान से, ऐसा क्यों है यहां पे? अब अगर मैं इसको हल्का सा हिलाऊं, मान लो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरी, ऐसे मैंने रखा हुआ है इसको, यहां से इतने डिस्टेंस पे, यहां से इतने पे, सारा मेरा इक्विलिब्रियम है, ये भी नहीं हिल रहा, ये भी नहीं हिल रहा, ये भी नहीं हिल रहा। मैंने इसको हल्का सा इधर मूव किया, जब मैं इसको हल्का सा इधर मूव करूंगा तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम। अगर ये कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कूलम्स लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर जब ये इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब फोर्स कम हो गई, तो इधर फोर्स कम हो गई, इधर फोर्स ज्यादा हो गई, तो नेट फोर्स बैलेंस नहीं होगी अब, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। अब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो ये नेट एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं मानी जाएगी, अनस्टेबल मानी जाएगी। तो हल्का सा भी डिस्प्लेस अगर आप चार्ज को करोगे यहां पे आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो एक नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। हेंस इसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस बना देते हैं। अगेन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, हमने रट्टा नहीं लगाना है कि ये ऐसे ऐसे वैल्यूज आएंगी, ऐसा ऐसा आएगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, पर यहां पे सिर्फ अप्रोच समझो आप। क्यू की बात करते हैं, फॉर क्यू लिखे यहां पे, चलो यहां पे लिखता हूं मैं, कहां पे लिखूं? इधर लिखता हूं, फॉर चार्ज क्यू। चार्ज क्यू के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान से देखना, क्यू के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये Q1 लगाएगा और Q2 लगाएगा, एक इधर को लगाएगा, एक इधर को लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होने वाले हैं? इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q बाय Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q बाय Q2। फर्दर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज फोर्स, कूलम्स लॉ क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे याद किया था हमने, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के Q1 अपॉन Q1 में कितना डिस्टेंस है हमारा? x,
इज इक्वल टू के, फिर क्यू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K जाएगा, Q से Q जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा मेरा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये रेशो बनेगी एक। समझ में आ रही है बात? अब ऐसी ही एक इक्वेशन मैं Q1 या Q2 दोनों के लिए बना सकता हूं, तो बना लेते हैं। यहां पे हम Q1 के लिए बनाए, मैं थोड़ी स्पेस जनरेट कर लेता हूं यहां पे। तो देखना यहां पे ध्यान से। ओके, फॉर चार्ज Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q1 बाय Q स्मॉल q। इस Q1 पे एक तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये अनलाइक है इसलिए ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों लाइक है तो रिपेल करेगा, तो चांसेस है कि बैलेंस हो जाए। तो यहां पे मैं आपको अगर डायरेक्शन बना दूं फोर्सेस की, तो क्या बनेगी, Q पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, ऐसे, ये वाली और ऐसे, इसलिए बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। सीधा बन गया। Q1 पे अगर मैं बात करूं, एक इधर को लगेगी अगेन ऐसे, और एक इधर को लगेगी ऐसे, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ओके, तो इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, दैट इज K Q1 Q अपॉन Q1 और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, x, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना उनके बीच में, R स्क्वायर। तो K से K जाएगा, Q1 से Q1 जाएगा, तो यहां पे बचेगा मेरे पास Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन R का होल स्क्वायर। अब एक इक्वेशन आपके पास ऐसी बनेगी, जब भी आप इसका एनालिसिस करेंगे एक इक्वेशन ऐसी बनेगी। सिमिलरली आप बना सकते हैं Q2 के लिए, तो न्यूमेरिकल में जैसी भी वैल्यूज दी जाएंगी आप वहां से आंसर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे, इक्विलिब्रियम में आएगा कैसे वो समझो। ऐसे ही इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हो, इस पे ये लगाएगा और ये इसको रिपेल करेगा, अकॉर्डिंगली वो आपकी इक्वेशन यहाँ पे चेंज सिर्फ किस में आएगा, यहाँ पे x की जगह क्या बन जाएगा आपका R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q1। ये डिफरेंस आएगा जब आप Q2 के लिए बनाओगे। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ 3 चार्ज सिस्टम, जिसको हमने एक स्ट्रेट लाइन में पोजीशन करके रखा है। तो अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी चीजें, और ये साइन ध्यान रखना जरूर, Q1 Q2 का सेम साइन होगा और इसका ऑपोजिट होगा बीच वाले का। क्लियर है? जस्ट नोट इट डाउन, फिर उसके बाद मैं आपको एक सिमेट्रिक शेप का बताता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सिमेट्रिक शेप देखेंगे हम, उसमें कैसे इक्विलिब्रियम हम अटेन कर सकते हैं। Equilibrium of symmetric geometrical point charge system। अब देखो इसमें क्या है, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा यहां पे। लेट मी ड्रॉ दिस। ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे। अब इसके वर्टिसेस पे मैंने चार्जेस रख दिए,
Q Q और Q। क्लियर है? अब ट्रायंगल की जब भी मैं बात करता हूं तो उसका सेंटर नहीं होता, सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड कहां पे होता है उसका? कहीं यहां पे, जहां पे उसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। और ये मेरी जो साइड्स हैं इसकी चल रही हैं A। क्लियर है? तो मैं अगर ऐसे डॉटेड लाइन बना दूं, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। तो अगर ये पूरी की पूरी हाइट मैं h लूं, इसकी हाइट अगर मैं h ले लूं, तो ये जो मीडियन होता है ना, ये ऊपर से कितना होता है? 2h/3 और नीचे से कितना होता है? ये h/3। ये याद रखना है आपको। ये ज्योमेट्रिक शेप है बेसिक, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है? इसके मीडियन पे अब मैंने चार्ज रखा है यहां पे कैपिटल Q। पहला पॉइंट, मैं इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहता हूं। दैट मीन जिसका हर चार्ज जो है वो अंडर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है? सिमिलर टू दैट, जो ये बाहर वाले चार्जेस हैं ये लाइक होने चाहिए और Q कैसा होना चाहिए? अनलाइक होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, मैं बाहर वाले सारे नेगेटिव ले लेता हूं, अंदर वाला पॉजिटिव ले लेता हूं। इसकी बात करते हैं, इस वाले चार्ज की। इसको ये वाला रिपेल करेगा इधर को, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा इधर को। इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ऐसे। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली फोर्स इस रिजल्टेंट को कैंसिल कर सकती है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही कहानी इसके साथ है और इसके साथ है। अब अगर मैं सेंटर वाले चार्ज की बात करूं कि उसके साथ क्या हो सकता है, सेंटर वाला जो चार्ज है उसको ये सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इधर को, ये इधर को, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा इधर को। और ये नेगेटिव भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे कैंसिल हो सकता है। तो कंडीशंस क्या हैं इसके, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने की, कि ये कैसे चार्जेस होने चाहिए? लाइक। और अंदर जो मीडियन पे रखना है, अपने सेंट्रॉइड पे रखना है जो चार्ज, वो कैसा होना चाहिए? अनलाइक होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ओके। दूसरी बात, हमें कुछ यहां पे डायमेंशंस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कूलम्स लॉ जब हम निकालते हैं तो वो होता है K(Q1Q2)/r², तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। देखो ये तो क्लियर है, Q और Q के बीच में A, ये भी A, ये भी A। अब आपको जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी? इसकी। ये वाले जो डिस्टेंस हैं, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। समझ में आ रही है बात? तो अब हम एक काम करते हैं। हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना लेता हूं नीचे। बन गया? इसमें ये मेरा A है, ये मेरा A/2 है, क्योंकि ये जो मीडियन आती है इसको हाफ हाफ में डिवाइड करती है। तो ये क्या बनेगा? A² - A²/4 पाइथागोरस थ्योरम से उसका अंडर रूट लेंगे, तो √3 A/2 बनेगा। ये पूरी हाइट कितनी आ गई मेरी? √3 A/2। तो अब मुझे 2h/3 निकालना है। 2h/3 है तो 2 × h कितना मेरा? √3 A/2 अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा मेरा A/√3। आ रही है बात आपको समझ में? तो ये बाय सिमेट्री, अब ये A/√3 हुआ, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? A/√3, A/√3। बस अब मैंने डायमेंशन इसकी निकाल ली है। मैं सारी कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप का पता रहे, हमें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे होता है क्वेश्चन। तो सिमेट्रिक शेप्स में ये हेल्प मिलती है हमें जब हम बेसिक डायमेंशन ज्योमेट्री उस पर लगाते हैं। चलो अब काम करना स्टार्ट करते हैं इस पे। अब बात करते हैं सेंटर पे जो चार्ज रखा है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो यहां पे लिख लेते हैं हम। Q R like charges and capital Q is unlike। इस Q की बात करते हैं अब, ये वाला, इसको नाम दे दें A B C। एट B क्या हो रहा है? ध्यान से देखना, एट B के ऊपर ये वाला और ये वाला जो चार्ज है रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं।
तो मैं डायग्राम यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। ये वाला अगर मैं Q बनाता हूं, B वाला जो चार्ज है, एक तो रिपल्शन इसके ऊपर बेटा ऐसे लगेगी, एक रिपल्शन ऐसे लगेगी, ये भी F है और ये भी F है। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा है, ये 60 होगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ये 60, तो ये भी 60, तो ये 60 डिग्री पे दो फोर्सेस, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा कोई ऐसे, यहां पे ऐसे। चलो ये रिजल्टेंट बन गया F डैश। ये वाला Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अनलाइक चार्ज है, तो एक ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर ऐसे, इस डायरेक्शन में, F1 बोल देते हैं इसको। तो F1 जो है वो F डैश के इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो F डैश का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू F1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि इसको मुझे रेस्ट पे रखना है। चलो अब बात करते हैं, ये F और F ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों एंगल कितने का इनके बीच में, 60 डिग्री का। तो नेट फोर्स अगर मैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से बात करूं यहां पे, तो F डैश कितना निकल गया, यहां सॉल्व कर लेते हैं। F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 क्या होता है 1/2, ये गया तो ये बनेगा 3F स्क्वायर। तो F डैश कितना आ गया आपका अंडर रूट 3F। तो F डैश का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया अंडर रूट 3F। और इधर F1 फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू, क्लियर है, दैट इज इक्वल टू कितना होगा वो, दैट विल बी इक्वल टू K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में, A बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। F ये वाला कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, K से K जाएगा, इस Q से ये Q जाएगा, तो मेरे पास आया रूट 3 इंटू Q इज इक्वल टू 3Q। ठीक है, सो कैपिटल Q जो मुझे रखना है वो किसके इक्वल है, Q बाय अंडर रूट 3। ये एक रिजल्ट है जो हम याद रख सकते हैं कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस दे दिए, आप यहां पे कितना चार्ज रखो और उसका क्या साइन होना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, Q अपॉन रूट 3 रखो, ये डायरेक्ट आपका यूज हो सकता है, पर मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो अगर मैं यहां पे Q रखता हूं और आपसे पूछता हूं यहां बताओ सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, बोलोगे Q बाय रूट 3, साइन ऑपोजिट। तो दैट इज द आंसर, Q बाय अंडर रूट 3। आई होप आपको ये आ गया समझ में कैसे एनालिसिस हमने करना है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इक्विलिब्रियम किसका, ये सेकंड था आपका, थर्ड अभी हम देखेंगे। थर्ड हमने अभी इसका इक्विलिब्रियम वाला जो करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्लियर है, कैसे सस्पेंड करके रखा है हमने उसको देखना ध्यान से। एक यहां पे है चार्ज और एक आपका यहां पे है चार्ज। क्लियर है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बनाता हूं मैं, सेम लेवल पे आनी चाहिए ना ये, तो है समथिंग लाइक दिस, ऐसे। लेंथ है इसकी L स्ट्रिंग की, यहां पर भी लेंथ है L, ये एंगल बन रहा है थीटा, ये भी बन रहा है एंगल थीटा।
ये चार्ज है Q और ये भी चार्ज क्या है आपका, दैट इज Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है x। समझ में आ रही है बात? दिस इज x, दिस इज q, दिस इज q। अब होगा क्या, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब इस केस में ये कैसे जो है इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, अब देखना ध्यान से। अब इस स्ट्रिंग में यहां पे टेंशन डेवलप होगी T, ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, तो ये इसका कंपोनेंट बनेगा टेंशन का, दैट विल बी T cos थीटा, और ये बनेगा इधर को T sin थीटा। ये Q इस Q को रिपेल करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बनेगी Fe इधर को। मासेस इनके m है तो वेट आएगा नीचे को mg। फोर्सेस आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे बन रही हैं। सिमिलरली यहां पे आप बना सकते हो, हम एक ही एनालिसिस करेंगे यहां पे इसी साइड का, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी? अब अगर ये पूरा x है तो इतना कितना होगा, ये इतना, ये सेंटर तक होगा आपका x/2, ये हो गया। अब चलो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। दैट मीन्स Fe इज इक्वल टू T sin थीटा एंड mg इज इक्वल टू T cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। T से T कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा बना आपका tan थीटा इज इक्वल टू, दिस विल बी K Q स्क्वेयर। क्लियर है? डिस्टेंस कितना है Q Q के बीच में, अपॉन x स्क्वेयर इंटू mg। कूलम्स लॉ लगा दिया मैंने। अब मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, व्हेन थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, स्मॉल थीटा के लिए बेटा आप याद रखेंगे tan थीटा और sin थीटा सेम होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो sin थीटा जो है आपका दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर mg। अब sin थीटा देखो इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर बना और ये आपका हाइपोटेन्यूज बना। परपेंडिकुलर x/2, हाइपोटेन्यूज है l, x/2 अपॉन l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर mg। तो यहां से बेटा आपका बना x क्यूब इज इक्वल टू 2k, उधर जाएगा ये 2k क्यू स्क्वेयर l अपॉन mg, ऐसे बनेगा ये। k की वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी q स्क्वेयर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो आप याद रखेंगे x की जो वैल्यू है दैट इज q स्क्वेयर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज़ टू पावर 1/3। अगेन इसको लर्न नहीं करना है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है यहां पे कि कैसे फोर्सेस को बैलेंस करके आप ये इक्वेशंस बना सकते हो। जस्ट नोट इट डाउन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके लिए, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री जगह पे अगर मैं इसको ले जाऊं
तो वहां पे क्या होगा, मान लो स्पेस में ले गया मैं इसको, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, ये जो वेट वाला कंपोनेंट है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेट ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है, और ग्रेविटी को मैं 0 मान रहा हूं, स्पेस में ले गया, तो वहां पे जाके ये mg का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या बेटा उस केस में, ये जो दोनों के दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से रिपेल करेंगे कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम हो जाए। ऑब्वियसली रिपेल करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को खुद से दूर करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा दूर करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा दूर करना चाहते हो। वो कब होगा, जब ये दोनों ऐसे एकदम ऐसे ऐसे हो जाएं। अरे आपको बात समझ में, तो आप यहां पे आपको मैं डायग्राम बना देता हूं, यहां पे आपको जो पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं if whole setup is taken to a region free from gravity, then ये बनेगा कैसे एक्चुअली आपका, एल एल, ये चार्ज यहां पे, ये चार्ज यहां पे, क्यू क्यू, और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो टेंशन जो डेवलप होगी स्ट्रिंग में वो किसके इक्वल होगी, एफ ई के इक्वल ही होगी, एंड दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, 2l 4l स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग आपका, अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाओ इसको, या आप ऐसे बोल सकते हो एक ऐसी जगह ले गए विच इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, तो वहां पे ये कंडीशन होगी। तो ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको कूलम्स लॉ आपके साथ डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ होता है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस separated by a particular distance is equal to k times q1 q2 upon r square। k होता है 1/4 pi epsilon नॉट, और epsilon नॉट उसमें होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरूरी नहीं है हमेशा आपका जो चार्ज है वो फ्री स्पेस में रखा जाए, वो किसी ऐसे मीडियम में भी रखा जा सकता है विच इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी। मतलब फ्री स्पेस में नहीं रखना, हमने उसको ऐसे मीडियम में रखना है विच इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, अनंत काल तक, ऐसे बोल सकते हैं उसको, इंफिनिटी तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तब ध्यान से देखना, पहले समझते जाना। इन फ्री स्पेस जो कूलम्स लॉ होता है वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। in medium extending up to infinity, फोर्स लगेगी आपकी F डैश 1/4 पाई। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी होती है ना, ये आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर मैं F डैश अपॉन F कर दूं, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होल अपॉन एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट जो आएगा वो नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, या हम इसको लिख सकते हैं F अपॉन F डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ये आया आपको समझ में? ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या किया है, हमने दो फोर्सेस ली यहां पे, एक मैंने ली फ्री स्पेस में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, और एक ऐसे मीडियम में जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। दोनों फोर्सेस को जब मैंने लिया, क्लियर है, उनको फिर मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवीजन करने के बाद फाइनली मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस अपॉन द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम जो है इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक वैल्यू आती है दैट इज के। इसको कई बार हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, और इसी के को हम बोलते हैं बेटा, जो कि आपका ये टॉपिक है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपको एप्सिलॉन पता है, एप्सिलॉन आपको पता है अपने मीडियम का, और फ्री स्पेस का तो आपको पता ही होता है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी के। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि जो एफ डैश होता है वो एफ अपॉन के हो जाता है। मतलब अगर मैं किसी ऐसे मीडियम में अपने चार्जेस को ले जाऊं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो क्या होगा उससे? तो होगा ये कि उस मीडियम में जो फोर्स लगेगी पार्टिकल्स के बीच में, वो फ्री स्पेस वाली फोर्स का 1/10 हो जाएगी। ये मतलब है इसका, फोर्स कम हो जाएगी, उतने टाइम्स कम हो जाती है फोर्स। तो ध्यान से समझ लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको वो फैक्टर बताता है जिस फैक्टर से आपकी फोर्स रिड्यूस हो जाती है जब आप उस पर्टिकुलर मीडियम में अपने चार्ज्ड पार्टिकल्स को लेकर जाते हो, एज कंपेयर टू द फोर्स इन द फ्री स्पेस। बात आई समझ में आपको? सो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपने इसको याद रखना है। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां से और चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी आपको। तो मैंने इक्विलिब्रियम आपको समझाया पूरा अच्छे से, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर आपको। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया है, क्लियर है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। अब नेक्स्ट जो मैं अभी लेक्चर लेके आऊंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन से क्वेश्चंस? रिलेटेड टू दिस कूलम्स लॉ ओनली। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे शिफ्ट करूंगा, क्लियर है? सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।